हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 थ्योरी की क्लास में। हमारा चैप्टर 3 होगा दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ये 7th क्लास की हिस्ट्री है, चैप्टर 3। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। देखिए, इस चैप्टर में पहले तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली के शासक कि दिल्ली में कब कौन से राजवंश का शासक था। तो बेटा यहाँ से जो अभी तक का रिकॉर्ड है सीटेट का, कभी भी ये जो हमारी डेट है ये नहीं पूछा गया इसमें। और सीटेट में आपको पता है कि ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि तोमर राजपूतों का शासन कब से कब तक था, बल्कि ये पूछा जाता है कि सीरियल नंबर आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, मिलान करने के लिए आ सकता है, सीरियल नंबर आ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक। तो मिलान करने का तो कि तोमर राजपूतों का शासन सबसे पहले था, फिर चौहान राजपूत, फिर तुर्की वंश के आए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी, इस तरह से आपसे पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए सीरियल नंबर इनका, सबसे पहले कौन थे, इस तरह से कैसे कैसे शासक यहाँ पे आए। और इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर ये आ जाए मिलान करने के लिए तोमर राजपूत, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपको पता है कि तोमर राजपूत का जो भी ईस्वी सन होगा वो पहले होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का बाद में होगा। तो ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मिलान कर सकते हैं आराम से। ओके, या फिर ये आ सकता है कि तोमर राजपूतों में कौन से थे, तो अनंगपाल। चौहान राजपूतों में कौन से थे, पृथ्वीराज चौहान। खलजी में वंश में कौन सा था, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। तो तवारिख, यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि तवारिख के लेखक को क्या बोला जाता था। तवारिख क्या था, प्रशासन की भाषा क्या थी दिल्ली में। तो प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी। ये सारी इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रशासन की भाषा क्या थी, फारसी। ओके, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ये क्वेश्चन आया था कि तवारीख के लेखक कौन थे, तो नगरों में रहते थे, लेकिन क्वेश्चन सीधा नहीं आता है। देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तो क्वेश्चन क्या आया था कि क्या तवारीख के लेखक गांव में रहने वाले लोगों को या जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बारे में सही जानकारी दे सकते थे। तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो नगरों में रहते थे। इसलिए एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वो मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगी अभी आगे। ठीक है, फिर देखिए क्या है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से इनके बारे में पढ़ना है हमें। मतलब इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है। 3 तरह के कर थे कौन से शासनकाल में, सुल्तानों के समय में क्या है, 3 तरह के कर थे। कृषि पर लगाया जाता था, खराज कहा जाता। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है बेटा कि खराज किस तरह का कर था। कृषि पर लगाया जाता था ये कर। उपज के लगभग 50% भाग होता था खराज। ठीक है, मवेशियों पर लगाया जाता था और घरों पे लगाया जाता था। ये 3 तरह के कर थे उस समय। कृषि, मवेशी और घर पे लगाया जाता था। कृषि पे जो कर लगाया जाता था जिसे खराज कहते थे, वो क्या था, उपज का 50%, यानी कि आधा भाग था खराज। ओके, तो ये सारे हम चीजें इस चैप्टर में डिटेल से भी देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बस आपको ये बता चुकी हूँ कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ये ना जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद, मैंने जो भी हाईलाइट किया है ना बेटा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मुझे मैसेज करिएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे आप मतलब कि मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी हाईलाइटेड है वो सारे वहां इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पहले भी बने हैं। देखिए ये है ना जन्मसिद्ध अधिकार लिंग भेद, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन पता है क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था कि क्या नहीं करते थे वो। तो आपको एक एक पॉइंट समझ के देखना है, और एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी इस चैप्टर में। तो प्लीज एक एक चीज अच्छे से देख के आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो बस थोड़ा सा मैं दिखा रही थी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी जरूर करें बेटा। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ सारा ले सकते हैं। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो दिल्ली पे सबसे पहले यानी कि दिल्ली पे सबसे पहले जब दिल्ली राजधानी बनी थी, एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था दिल्ली, तो उस पे सबसे पहले दिल्ली में किसका शासन था, तो सबसे पहले तोमर राजपूतों का शासन था दिल्ली में। याद रखिएगा, सबसे पहले किसका शासन था, तोमर राजपूतों का साम्राज्य था दिल्ली में। तोमरों के बाद यहाँ पे चौहान राजपूतों का शासन आया। ठीक है, तोमर राजपूतों के बाद किसका आया, चौहान राजपूतों का शासन आया दिल्ली में। ये अभी नीचे यहाँ पे एक पूरी तालिका है, उसमें मैं आपको सही से बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया था वो बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, आ भी चुका है कि देहलीवाल सिक्के,
देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, तो काफी प्रचलन में है। कहाँ देहलीवाल सिक्के कहाँ पे ढाले जाते थे? दिल्ली में ढाले जाते थे देहलीवाल सिक्के। या फिर क्वेश्चन ये आया था कि देहलीवाल क्या है? तो देहलीवाल एक सिक्का है जो कि दिल्ली में बनाया जाता था, दिल्ली में ढाला जाता था, एक तरह का सिक्का है देहलीवाल। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ देखते हैं। दिल्ली के शासक सबसे पहले 1130 से, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कभी नहीं, सीटेट में डेट बहुत ही कम पूछता है, शायद ही कभी पूछा हो कि डेट क्या है। हमें बस ये देखना है कि सबसे पहले किनका शासन था। तो तोमर राजपूतों का शासन था, जिनके राजा कौन थे? अनंगपाल। फिर चौहान राजपूतों का शासन आया, जिनके राजा थे पृथ्वीराज चौहान। फिर तुर्की का शासक आया। ठीक है, प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। उसके बाद कौन थी? रजिया सुल्तान मुश्किल से 4 साल तक ही शासन कर पाई थी, क्योंकि उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था ये बोलकर कि वो एक औरत है, एक लड़की है, और लड़कियों का शासन करना सही नहीं है। उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था, जबकि इल्तुतमिश के सारे बच्चों में, सारे बेटे और बेटियों में रजिया सबसे लायक थी। फिर भी उसे शासक के रूप में स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था वहां के लोगों के लिए। ठीक है, तुर्की के बाद क्या आया? खलजी वंश का शासन आया, जिसमें कि जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी थे। फिर तुगलक वंश का शासन आया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद वंश का शासन आया, खिज खान। फिर लोदी वंश का शासन आया, बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। हम आगे देखते हैं क्या है? सुल्तानों के अधीन दिल्ली, यानी कि जब सुल्तानों के अधीन दिल्ली थी तो किस किस तरीके से वहां पे शासन हुआ था। ठीक है, इसमें इतिहास, तारीख या तवारीख, तारीख का बहुवचन क्या होता है? तवारीख है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इतिहास लिखे जाते थे सुल्तानों के शासनकाल में, इतिहास लिखा जाता था, जिसे क्या बोलते थे? तवारीख बोला जाता था। याद रखिएगा, सुल्तानों के शासनकाल में इतिहास लिखा जाता था, जिसे तवारीख बोला जाता था। तवारीख मतलब बहुवचन। अब इतिहास का मतलब एक वचन तो नहीं हो सकता ना, कि इतिहास किसी एक चीज की नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत सारी तारीखें होती हैं, किसी एक डेट का इतिहास तो नहीं होता, तो इसलिए उसको बहुवचन में ही बोल सकते हैं हम। तो तवारीख बोला जाता था, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी जाती थी। तो यहां से क्वेश्चन आया था बेटा कि सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? ठीक है, तो क्या थी? फारसी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार हमारे सीटेट में कि सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो क्या थी? फारसी थी। या दिल्ली में प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी, दिल्ली में प्रशासन की भाषा। और तवारीख किसे बोलते हैं? इतिहास को बोलते हैं, जो बहुवचन होता है। अब देखिए, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों से सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक ये थे। हम पीछे प्रशस्तियां पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, और उसके पहले वाले चैप्टर में हम प्रशस्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रशस्ति के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रशस्ति क्या होती थी? प्रशंसा में लिखी जाती थी। तो अगर किसी की प्रशंसा में कोई चीज लिखी गई हो तो वो उसकी तारीफें ही लिखी जाएगी, उसकी अच्छी चीजें ही लिखी जाती थी। लेकिन तवारीख में क्या होता था? तवारीख के लेखक कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ठीक है, वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक जो होते थे वो दरबार में ही रहते थे। जैसे प्रशस्ति लिखने वाले भी दरबारी कभी दरबार में रहते थे, वैसे तवारीख के लेखक जो होते थे वो भी दरबार में ही रहते थे। आगे देखिए क्या क्या है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। तो ये आपसे कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि तवारीख के लेखक थे, क्या वो गांव के बारे में, गांव की जनता के बारे में लिखते थे? तो यहाँ से देखिए हमें पता चल रहा है गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। तो गांव की जनता के बारे में तवारीख में हमें सही से, मतलब जो इतिहास होता है उसमें हमें सही से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो गांव में जब जाते ही नहीं थे, रहते ही नहीं थे, तो गांव के बारे में वो सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं?
वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते हैं। देखिए यही चीज आ गया जो मैं प्रशस्ति में आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं और उससे इस लालच में बोल रहे हैं कि वो हमें बहुत सारा इनाम दे, बहुत सारे पैसे दे, तो हम क्या उसकी बुराई कभी बताएंगे? नहीं बताएंगे, हम उसकी अच्छाई बताएंगे। तो यही तवारीख के लेखक के साथ भी है कि तवारीख के लेखक जो तवारीख लिखते थे किस लिए लिखते थे? इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे और उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित शासन आधारित आदर्श आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये शासकों को क्या सलाह देते थे? कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? कि जन्म के साथ अगर कोई विशेष अधिकार मिल जाता है हमें, उसे हम जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। तो इस पर, और लिंग भेद यानी कि स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो, कोई सामाजिक भेद ना हो, आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। हम इसी को आदर्श समाज व्यवस्था बोलेंगे ना, जिसमें जन्मसिद्ध अधिकार ना हो, कोई किसी व्यक्ति को ज्यादा अधिकार हो, किसी को कम अधिकार ना हो, और जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो लिंग के आधार पर, यानी स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो। तो इस आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह कौन देते थे? तवारीख के लेखक हमेशा शासकों को देते थे। तो अब तवारीख से इस तरह के क्वेश्चन देखिए आ सकता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको। इसमें ऐसे आ सकता है कि तवारीख के लेखक के बारे में क्या चीज गलत है, ठीक है? तवारीख के बारे में क्या चीज गलत है, कुछ भी आ सकता है कि इसमें क्या सही नहीं है। तो पहला ये होगा कि तवारीख एक तरह का इतिहास है, मतलब इतिहास का बहुवचन है, बिल्कुल सही था। तवारीख में क्या होता था कि जो तवारीख के लेखक होते थे वो गांव के बारे में मतलब गांव में रहने वाले लोगों के बारे में लिखते थे, ठीक है? बीसी में आ सकता है कि तवारीख के लेखक जो भी इतिहास लिखते थे वो राजा से ढेर सारे, सुल्तानों से ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे। तीसरा आ सकता है कि तवारीख के लेखक जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने पर सलाह देते थे, ठीक है? तो इसमें गलत आपका क्या होगा? इसमें था कि क्या सही नहीं है, तो गलत कौन सा होगा? दूसरा जो मैंने बताया था कि गांव के लोगों के बारे में लिखते थे, तो नहीं, तवारीख के लेखक गांव के लोगों के बारे में नहीं लिखते थे। वो किसके बारे में लिखते थे? वो नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन में लिखा है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। तो इसलिए वो गांव के लोगों के बारे में नहीं लिख सकते हैं, वो किसके बारे में लिखते होंगे? शहर के लोगों के बारे में, और ज्यादातर वो इनाम इकराम पाने के लिए लिखते होंगे। तो गांव के लोगों के पास इतना धन नहीं होता है कि वो तवारीख के लेखकों को धन ज्यादा से ज्यादा इनाम दे सके, तो वो सुल्तानों के बारे में और उनके परिवार के बारे में ही लिखते थे, ठीक है? क्लियर हो गया तवारीख का। अब आगे देखिए जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है, लिंग भेद क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इसको अगर आ जाए इससे क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। अभी ऊपर देखिए इसमें है कि 36 में बैठी थी और 40 में उसे हटा दिया गया था। उस युग के इतिहासकार सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी और शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, ठीक है? क्या है कि मिनहाज 1236 में रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी वो सिंहासन पर बैठी थी, और मिनहाज सिराज, याद रखिएगा ये भी कि मिनहाज सिराज किस समय के इतिहासकार थे? तो 1236 ईस्वी के इतिहासकार थे वो, उस युग के इतिहासकार थे वो। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि रजिया अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य थी, लेकिन फिर भी उसे एक रानी को शासक के रूप में मान्यता वहां की जनता और खुद मिनहाज सिराज भी नहीं दे पा रहे थे। और यही सब कारण था कि 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। 4 साल में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि कोई भी दरबानी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। मतलब कोई भी उसके शासन करने से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो एक महिला थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। खलजी और तुगलक वंश रजिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश की बेटी थी, 1236 में सिंहासन पर बैठी थी और 4 साल के बाद यानी कि 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। उसका कारण यही था कि वो एक महिला थी। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं हम। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक बस खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन किस तरीके से हुआ? दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था। ये जो तुगलक वंश थे उस समय गुलाम की प्रथा स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है? गुलाम की, और यहाँ पे गुलामों को बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, और उन्हें
मतलब उन पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता था गुलामों पे। ये देखिए, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। यानी कि सामंत और जमींदार थे, उन्हें अब सूबेदार ये नियुक्त नहीं कर रहे थे। किसे सूबेदार नियुक्त कर रहे थे इल्तुतमिश? गुलामों को। याद रखिए, गुलामों को। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है बेटा, तो मैं बार बार आपको इसलिए ये चीजें रिमाइंड कराती हूँ कि ये क्वेश्चन आ चुका है। जहां भी जो क्वेश्चन मुझे दिखता है कि ये आ चुका है, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाता है। हम ये नहीं बता सकते। अब देखिए, इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। छोटी सी लाइन है बिल्कुल, कि इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि बंदगा क्या है। बंदगा क्या है? तो बंदगा क्या था? गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। ठीक है, जो आ चुका है उसे भी आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी, क्योंकि रिपीटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसे भी आपको याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहले कि बंदगा क्या है, तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा गया था। दूसरा क्या है कि इल्तुतमिश क्या करते थे? सामंतों और जमींदार के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं। तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। दिल्ली के सुल्तान क्या करते थे? जो उनके गुलाम होते थे, अभी ऊपर में हम देख चुके हैं कि गुलामों को ही वो सूबेदार नियुक्त करते थे, इसलिए तवारीख के जो लेखक थे, ये गुलामों को निचले खानदान के लोग माना जाता था, तो उन्हें इस बात की आलोचना की गई थी कि सुल्तान इन्हें ऊंचे पदों पर बिठा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, इक्ता क्या है? ये इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। जो इलाके थे जहां पे सेना नायक जाया करते थे, उसे इक्ता में पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुकी हूँ, पढ़ चुके हो आप। जो सेना नायक जहां पे जाते थे, सूबेदार बन के जिन इलाकों में सेना नायक को भेजा जाता था। देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया है। ये इलाके मतलब जो इलाके होते थे जहां पे सूबेदार सेना नायक बन के जाते थे, उसे इक्ता कहते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। तो ये आया था मुक्ति क्या है? तो इक्ता को संभालने वाले अधिकारी या फिर वो ऐसे सेना नायक जो सूबेदार बनाकर इक्ता में भेजे जाते थे, उन्हीं को इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ति का क्या फर्ज था? सैनिक अभियानों की नियुक्ति करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें कि जो इक्ता क्या है, मुक्ति क्या है, इक्तदार क्या है और इक्ता का काम क्या था। मुक्ति का काम क्या था, सॉरी, इक्ता क्या है, मुक्ति क्या है, इक्तदार क्या है, और मुक्ति का फर्ज क्या था, मुक्ति का काम क्या था। और जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो सेना नायक को कहां पर सूबेदार बनाकर भेजते थे। आगे देखिए, उस समय 3 तरह के कर थे। जो अब दिल्ली में सुल्तान का जब शासन था, उस समय कर व्यवस्था क्या थी, टैक्स की जो व्यवस्था वो क्या थी? 3 तरीके के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा कि कृषि पर जो कर लगाया गया था सुल्तानों के शासनकाल में, या दिल्ली में जो कृषि पर कर लगाया गया था, उसे क्या कहा गया था? खराज कहा गया था। और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, याद रखिएगा, 50% यानी कि आधे उपज का बिल्कुल आधा होता था, उसे क्या बोलते थे? खराज। मवेशियों पर तथा घरों पर भी कर होता था। ठीक है, दिल्ली में सुल्तानों के शासन काल में कर 3 तरीके के थे, कृषि पर, घर में, और घर पे और मवेशियों पे। और 3 चीजों पे कर होता था, कृषि, घर और मवेशियों पे। कृषि पर जो कर लगाया जाता था उसे खराज कहा जाता था। और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये दिल्ली के बाद जो सुल्तानों का शासन काल था, तो कितने तरीके के कर थे? तो 3 तरीके के कर थे, कृषि, मवेशी और घरों पे। खराज क्या था? दूसरा क्वेश्चन, खराज क्या था? तो खराज क्या था? कृषि पर लगाए जाने वाले कर को खराज कहा जाता था। खराज में कर व्यवस्था क्या थी? कितना कर वसूला जाता था? तो इसमें क्या था कि किसानों की उपज का लगभग 50%, 50% कर लिया जाता था। ठीक है, तो यहां से भी आप पॉइंट डाउन नोट डाउन जरूर कर लेंगे।
अब आगे देखिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मंगोलों का आक्रमण शुरू हो गया था अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासन काल में, ठीक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, आपको पता है कि 15वीं शताब्दी के बाद 1526 के बाद क्या हुआ था, दिल्ली में मुगलों का शासन होने लगा था। वहां बाबर आए थे दिल्ली, उसके बाद फिर हुमायूं, उसके बाद उनके बच्चे यहाँ पे आने लगे, मतलब कि उनके मुगल का शासन दिल्ली में स्टार्ट हो चुका था। देखिए महान सम्राट अकबर जो 1556 से 1605 के में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया था। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक थे वो, ठीक है। अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। यानी कि शेरशाह की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसी को किसने अपनाया था, अकबर ने। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को किसने अपनाया था, तो किसने अपनाया था, अकबर ने। इनकी ईस्वी क्या है, 1556 से 1605 ईस्वी, ठीक है। चलिए हो गया चैप्टर आपका। जिसे हम ये तुर्की बोलते हैं, ठीक है, तुर्की बोलते हैं। इसे हम गुलाम वंश भी कह सकते हैं क्योंकि इसी समय गुलामों का वो शुरू हुआ था। इसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं। इसे याद करने का बेटा कि मतलब कि ये दिल्ली पर किसका किसका शासन था, तो इसे याद करने का एक मतलब कि मैं बता रही हूँ आपको तरीका, आप नोट डाउन कर लें। गुड़ खा तसले में, ठीक है, क्या, गुड़ खा तसले में, याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए, गुड़ खा तसले में, इसे आपको याद कर लेना है। गुड़ खा तसले में बहुत अच्छे से याद होगा, थोड़ा सा फनी टाइप का भी है तो इसे बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे हम याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले दिल्ली में, इससे हम कैसे दिल्ली के शासकों के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली में किसका शासन था, सभी आप बहुत अच्छे से पता होगा, राजपूतों का शासन था। तो इसे रहने दीजिए, राजपूतों का शासन था, तोमर और चौहान राजपूतों का, ठीक है। अब उसके बाद गुड़, ग से गुलाम वंश, तुर्की के शासक ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सभी गुलाम वंश के थे, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, गुलाम वंश, ठीक है। तो तुर्की बोल सकते हैं या गुलाम वंश का शासन सबसे पहले था। गुड़ से क्या होगा, गुलाम वंश, खा खिलजी वंश, ठीक है, सबसे पहला ख से खिलजी वंश, तसले में, तसले, त से क्या होता है, तुगलक वंश, स से सैयद, तसले, ल से लोदी, ठीक है, क्लियर है। गुड़ खा तसले में, गुलाम वंश, ख से खलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद, ल से लोदी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा फनी भी है तो आप इसको अच्छे से याद करके इसे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट के लिए नहीं, ये आगे के लिए भी आपके लिए पूछा जा सकता है कि दिल्ली के शासकों के बारे में एक तालिका या कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है, सीटेट में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। गुड़ खा तसले में, दिल्ली में शासन व्यवस्था किस किस थी, किस किस शासकों की थी, सबसे पहले राजपूतों का आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, तोमर और चौहान वंश। उसके बाद गुड़ से गुलाम, खा से खलजी, तसले से त से तुगलक, स से सैयद, ल से लोदी। क्लियर है बेटा। अब प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो शेयर भी जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और जो भी जरूरतमंद है उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करें कि वो पढ़ सकें, वीडियो को देख सकें और वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कि बच्चों बाय बाय।